नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रोज सुबह 8 बजे हम एक पेपर सॉल्व करते हैं आरपीएफ का। आरपीएफ 2019 में जो एसआई का पेपर हुआ था, उसके जो 50 क्वेश्चंस होते हैं जीके के, डेली हम उनको डिस्कस करते हैं। देखो, आज हम करेंगे 10 जनवरी 2019 को जो शिफ्ट फर्स्ट हुई थी उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चन आते हैं तो अपने 50 क्वेश्चन पक्के कर लेंगे तो सिलेक्शन पक्का। तो पहला क्वेश्चन कहता है, अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शोध केंद्र है? तो अगर मैं बात करूं दक्षिण गंगोत्री की, तो वो क्या है? भारतीय शोध केंद्र है। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री तथा भारतीय अंटार्कटिका में स्थित भारतीय शोध केंद्र है। 3 है, कौन से याद रखना? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। देखो ती वाले हैं, ती ऐसे याद रख लो। गंगोत्री ती, मैत्री ती, भारती ती, तीनों याद रख लो। ठीक है, अब की बार ये ऑप्शन दिया गया था, अब की बार दूसरा आ जाएगा। तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती में स्थित भारतीय शोध केंद्र हैं। दक्षिण गंगोत्री भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अंटार्कटिका में स्थापित पहला भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान बेस स्टेशन था। ठीक है, इसे वर्ष 1984 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में यह क्षतिग्रस्त हो गया है तथा इसका उपयोग सिर्फ आपूर्ति स्टेशन के रूप में किया जाता है। आपने नीचे वाला कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ ऊपर वाली 2 लाइनें याद रख लो। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारतीय अंटार्कटिका, और 1984 में इसे स्थापित किया गया था। बस। अगला क्वेश्चन कहता है, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में भी 11 खिलाड़ी ही होते हैं। तो अगर मैं बात करूं फुटबॉल की, हॉकी की या क्रिकेट की, नंबर ऑफ खिलाड़ी मतलब खिलाड़ियों की संख्या 11। बेसबॉल की बात करें 9, रग्बी फुटबॉल 15 और बास्केटबॉल 5। अगर मैं बात करूं पोलो की, तो पोलो में कितने होते हैं? 4। पोलो इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना पोलो। खो खो में कितने होते हैं? 9। खो खो में भी कितने होते हैं? 9। ठीक है। उसके बाद है वंशधारा जल विवाद अधिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं? तो अगर हम बात करें उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की, तो ये शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं भारत के प्रमुख अंतरराज्यीय जल विवाद और संबंधित राज्य। अगर हम बात करें वंशधारा नदी जल विवाद की, तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। गोदावरी नदी जल विवाद की, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। कृष्णा नदी जल विवाद, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र। और अगर हम कावेरी जल विवाद की बात करें, तो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और पुडुचेरी। ये आपने एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, किसके अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप के 400 मीटर की दौड़ में ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया? किसने बनाया था? ये बनाया था हेमा दास ने। किसने बनाया था? हेमा दास। एथलेटिक्स है, असम की हैं, याद रखना है। जुलाई 2018 में हेमा दास IAF विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के महिला 400 मीटर फाइनल में खिताब के साथ विश्व स्तर पर गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी थी। ठीक है भाई। उसके बाद है भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो ये सभी को पता है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में याद क्या रखना है? याद इतना रखना है, जो कैबिनेट मिशन था, जो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। कब किया गया था? जुलाई 1946 में। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले प्रस्तुत किसने किया, 1924 में किया, स्वराज पार्टी ने किया। लेकिन कब हुआ? 1946 में हुआ। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी रेगुर मिट्टी के रूप में भी जानी जाती है? देखो ये क्वेश्चन पहले भी शिफ्ट में पूछा गया है, मतलब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो रेगुर मिट्टी के रूप में जानी जाती है मतलब काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी को रेगुर तथा कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। आमतौर पर काली मृदाएं मृणमय, गहरी और अप्रागम्य होती हैं। काली मृदाएं दक्कन के पठार के अधिकतम भाग पर पाई जाती हैं। इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ भाग भी शामिल हैं। उसके बाद आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स या वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट।
तैयार की जाती है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा, UNSDSN। ठीक है भाई। और अब की बार इसमें भारत 126वें स्थान पे रहा है। उसके बाद आता है जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके तहत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, तो वो है ऊतक विज्ञान। कौन सी है? ऊतक विज्ञान मतलब हिस्टोलॉजी, ऊतकों का अध्ययन, साइटोलॉजी कोशिकों का अध्ययन, और एनाटॉमी शरीर की रचना एवं उसके विभिन्न अंगों के पारंपरिक संबंधों का अध्ययन, और पैथोलॉजी होता है रोगों का अध्ययन। ठीक है भाई। उसके बाद है निम्नलिखित में से क्या टेट्राफ्लोरोइथेन को मुक्त मौलिक या परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर निर्मित होता है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका फास्फोरस उत्प्रेरक। देखो टेफ्लॉन का निर्माण, जो टेफ्लॉन है उसका निर्माण टेट्राफ्लोरोइथेन की मुक्त मौलिक या परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दबाव पर गर्म करने पर होता है। टेफ्लॉन पॉलीटेट्रोफ्लोरोइथेन का सामान्य नाम है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तन पर ऊष्म प्रतिरोधी परत चढ़ाने के लिए किया जाता है। उसके बाद है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले भी रिपीट हुआ था, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है फील्ड हॉकी से। ठीक है, अगर मैं बात करूं सुल्तान अजलान शाह कप फील्ड हॉकी, मार्डका कप फुटबॉल, स्वेटलिंग कप टेबल टेनिस, थॉमस कप, सुधीरमन कप, उबेर कप, यूनिस कप, ये है बैडमिंटन। ठीक है, उसके बाद है हरिहर और बुक्का ने किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की? तो हरिहर और बुक्का थे, उन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ई में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। इन्होंने विजयनगर की स्थापना विधारांत्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। विजयनगर साम्राज्य प्रशासन करने वाले 4 राजवंशों में संगम, सुलूफ, तुलूफ और आराविडु शामिल थे। आपने बस ये याद रखना है विजयनगर की स्थापना किसने की? 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का, उन्होंने की थी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कौन सा पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदलता है और अभिक्रिया के दौरान रासायनिक रूप से अलग रहता है? तो कौन सा है? उत्प्रेरक। ठीक है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात रासायनिक एवं मात्रात्मक रूप से अपरिवर्तित रहते हुए रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं एवं इस परिघटना को उत्प्रेरण कहते हैं। इस परिघटना को क्या कहते हैं? उत्प्रेरण भी कहते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था? तो कौन था? गोपाल, पाल का गोपाल। ठीक है, पाल साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने संभवतः 1750 ई में की थी। पाल वंश में 8वीं और 12वीं शताब्दी तक भारत के पूर्वी भाग पर शासन किया। गौरतलब की है कि पाल एक संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ रक्षक होता है। पाल काल बौद्ध धर्म का अंतिम महान चरण था। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्न प्रसिद्ध शासकों में से कौन तुलुव राजवंश से संबंधित है? तो अगर मैं बात करूं कृष्णदेव राय, जो कि तुलुव राजवंश से संबंधित हैं। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वे तुलुव वंश से संबंधित थे। उनके शासन में यह आपने नहीं याद रखना है, बस इतना याद रख लो किससे संबंधित थे। निम्नलिखित नदियां में से कौन सी नदी बर्ड फुट डेल्टा बनाती है? ठीक है, कौन सी नदी बनाती है बर्ड फुट डेल्टा? तो जो आपकी है मिसिसिपी नदी, पंजाकार डेल्टा, जिसको बर्ड फुट डेल्टा बनाती है। इस डेल्टा का निर्माण नदी के जल द्वारा महीन सामग्री के जमाव के कारण होता है। गौरतलब है कि मिसिसिपी नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। यह नदी इटास्का नामक झील से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस नदी की लंबाई लगभग 3730 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है यदि राष्ट्रपति संसद के पूर्ण विचार के लिए विधेयक वापस लौटाते हैं तो इसे डैश कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? वीटो पावर, निलंबन, निषेधाधिकार कहा जाता है।
निलंबन निषेधाधिकार। यदि राष्ट्रपति जो है वो संसद के पूर्ण विचार के लिए विधेयक वापस लौटाते हैं तो इसे निलंबन निषेधाधिकार वीटो कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति की वीटो पावर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 द्वारा निर्देशातीत है। आपने याद रखना है बच्चों कि जो वीटो पावर है वो आर्टिकल 111 से मिलती है, किसको? प्रेसिडेंट को मिलती है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप के डैश से अलग करती है। यूराल पर्वत और यूराल नदी एशिया, यूरोप को एशिया से अलग करती है। अगर मैं बात करूं यूराल पर्वत की, यूराल नदी की, यूरोप को एशिया से अलग करती है। यूराल पर्वत 2500 किलोमीटर की लंबाई तक काला सागर से कजाकिस्तान की सीमा के साथ कजाक स्टेप तक फैला हुआ है। यूराल नदी रूस और कजाकिस्तान से बहने वाली एक नदी है। ये यूराल पर्वत के दक्षिणी भाग में उत्पन्न होती है। ये आपने याद रखना है। ठीक है भाई, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहले स्तर पौधों के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है और अंतिम स्तर पर मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है डैश कहलाता है। उसको कहते हैं ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला। क्या कहते हैं? ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला। अगर मैं बात करूं ग्रेजिंग फूड चेन की तो पहले घास, फिर टिड्डा, फिर पक्षीगण, फिर बाज। देखो कैसे, वह खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला स्तर पौधों के साथ उत्पादक के रूप में शुरू होता है जैसे घास होगी, और अंतिम स्तर के रूप में वो मांसाहारी उपभोक्ता के साथ समाप्त होता है जैसे बाज हो गया, वो ये कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है, इंग्लिश वाले देख लो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट उन नियामकों का निर्धारण नहीं करती जो डैश को प्रभावित करते हैं। तो किनका? व्यापार की समिति का। ठीक है, द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट उन नियामकों का निर्धारण नहीं करती जो व्यापार से की समाप्ति को प्रभावित करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है कि किसी भी देश में कारोबार कितनी सरलता से शुरू किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को हर वर्ष विश्व द्वारा जारी किया जाता है, जो वर्ल्ड बैंक है उसके द्वारा जारी किया जाता है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 20 की, तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है व्यापार, वाणिज्यिक और भारत के क्षेत्र के भीतर गमनागमन का वर्णन संविधान के किस भाग से अंतर्गत किया गया है? तो भाग 13। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 13 के तहत व्यापार, वाणिज्य, भारत के क्षेत्र के भीतर गमनागमन का प्रावधान किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 301 से 307 तक शामिल हैं। जो आर्टिकल है 301 वो 307 तक शामिल हैं। अगर मैं बात करूं डैश की सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया है, तो किसकी सिफारिश पर? CACP होता है, कृषि लागत और मूल्य आयोग। ठीक है, कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया गया है। कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न कार्यालय है। यह आयोग जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया था। आयोग का गठन कृषि उत्पादों के लिए संतुलित और एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्नलिखित में से किसने भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत की? जो गोवा कार्निवल है किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। भारत में गोवा कार्निवल की शुरुआत 18वीं शताब्दी के आसपास पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। गोवा में यह उत्सव 3 दिनों तक मनाया जाता है। यह उत्सव फ्लोंटस, संगीत, नृत्य और रोमांच से भरपूर होता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदेशों पर किस संविधान से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? फ्रेंच। ठीक है भाई, हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिए गए स्वतंत्रता, फ्रीडम, समता, बंधुता के आदर्शों को फ्रांस या फ्रेंच के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा प्रस्तावना में मौलिक कर्तव्य और न्याय का आदर्श सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक को सोवियत संघ के द्वारा, रूस के द्वारा लिया गया है। उसके बाद आता है पेंटाथलॉन। खेल में कितनी स्पर्धाएं होती हैं? तो इसमें 5 स्पर्धाएं होती हैं। जो पेंटाथलॉन खेल है उसमें 5 स्पर्धाएं होती हैं। पेंटाथलॉन खेल में 5 स्पर्धाएं होती हैं। यह खेल पूर्ण एथलीट के सिद्धांत पर आधारित है। 200 मीटर तैराकी, ठीक है, ये आपने याद नहीं रखना, सिर्फ 5 याद रख लो। ठीक है भाई,
उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि पॉलीपेप्टाइड से एमिनो अम्ल बनने की बहुलकीकरण प्रक्रिया को कौन प्रदर्शित करता है? तो ये करता है ट्रांसलेशन। कौन करता है? ट्रांसलेशन करता है, ट्रांसलेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है ग्रेड डिवाइडिंग रेंज निम्नलिखित देशों में से कहाँ स्थित है? जो ग्रेड डिवाइडिंग रेंज है वो कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के लगभग समानांतर है। दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि आधारित पर्वत श्रृंखला बनाती है। ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी ऑस्ट्रेलिया में वर्षा विभाजक का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? वर्षा विभाजक का कार्य करती है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा के त्वरित करने के लिए कौन सी मशीन का उपयोग किया जाता है? तो अगर मैं बात करूं साइक्लोट्रॉन, किसका किया जाता है? साइक्लोट्रॉन का किया जाता है। साइक्लोट्रॉन की सहायता से आवेशित कणों जैसे नाभिक कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है। यह उपकरण आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा में त्वरित करता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय किया था? जो इल्तुतमिश था उसने किसको किया था? रजिया को किया था। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को शासन करने का प्रशिक्षण दिया था और जब इल्तुतमिश ग्वालियर की ओर एक अभियान पर 1231 से 1232 ईस्वी में निकला तो वो रजिया को सुल्तान की जिम्मेदारी सौंपा था। इस समय जिस सूझबूझ से रजिया ने शासन की बागडोर संभाली उससे अति प्रसन्न होकर इल्तुतमिश ने अपनी जीवित रहते ही रजिया को दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान को अपने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है भारत में कानून बनाने वाले सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? तो संसद है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में 3 चीजें होती हैं। एक आपके प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, एक लोकसभा, ठीक है, और दूसरी राज्यसभा। ठीक है, ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनता है? एक संसद बनता है। संसद भारत में कानून बनाने वाला सर्वोच्च संस्थान है। यह केंद्र सरकार का विधायी अंग है। संसद को लोकतंत्र का मंदिर माना जाता है। यह जन प्रतिनिधि मंच पर शीर्ष निकाय होता है। इसका मुख्य कार्य कानून बनाना, सरकार की जवाबदेही तय करना और आवश्यक मुद्दों पर चर्चा एवं बहस करना है। ठीक है। उसके बाद आता है क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? अगर मैं बात करूं क्षेत्रीय परिषद तो उसके अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्री अभी कौन है? अमित शाह। परिषद के अध्यक्ष होते हैं। क्षेत्रीय परिषद वैधानिक संवैधानिक नहीं निकाय है। यह संसद के राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1965 द्वारा स्थापित किए गए हैं। ठीक है। उसके बाद आता है संस्कृत में जो अपशब्द है उसका अर्थ क्या होता है? संस्कृत में अपशब्द का अर्थ होता है जल। अप मतलब जल। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32। जो केरल है और जो कर्नाटका है में मॉनसून से पूर्व होने वाली वर्षा को डैश के रूप से भी जाना जाता है। तो अगर मैं बात करूं मैंगो वर्षा। ठीक है, मैंग्रोव वर्षा। केरल और कर्नाटका में मॉनसून से पूर्व होने वाली वर्षा को मैंग्रोव वर्षा या आम्र वर्षा के रूप से जाना जाता है। यह आम के फसलों के लिए अत्यंत लाभदायक है क्योंकि यह वर्षा आमों की जल्दी पकने में सहायता करती है। ठीक है। निम्नलिखित में से भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? है या थी, कुछ भी लगा लो। तो निम्नलिखित में से भारत की पहली बोलने वाली फीचर फिल्म थी आलम आरा, विश्व की रोशनी थी। यह फिल्म 1931 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म जोसेफ डेविड द्वारा लिखी गई एक पारसी नाटक पर आधारित थी। इसका निर्देशन अर्धशेर ईरानी ने किया था। आपने बस फिल्म का नाम याद रखना है। ठीक है भाई। उसके बाद है निम्नलिखित स्थानों में से किसको भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है? तो वाराणसी को भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है। अब एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए भारत की आध्यात्मिक राजधानी या मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी, पेठा नगरी आगरा, पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर और त्योहारों का नगर मुदेरू। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है
दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जो अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है। उसने भूमि की माप के आदेश दिए थे। इससे भू राजस्व सुधारों में शेरशाह और अकबर हेतु भविष्य के सुधारों के लिए एक आधार उपलब्ध कराया। ठीक है। उसके बाद है बिजली के फेस सिग्नल अथवा आवर्ती को बिना बदले प्राथमिक प्रेरक में द्वितीय प्रेरक में ले जाने वाले के लिए डैश विद्युत स्थैतिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है ट्रांसफार्मर का। ठीक है। वो बड़े बड़े गलियों में ट्रांसफार्मर लगते हैं ना, तो उसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37 बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बोलता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो आर्टिकल 123 है, अनुच्छेद 123 है। उसके तहत राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश को शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के बराबर ही होती है। यह तत्काल लागू हो जाता है। अध्यादेश की अधिसूचित होने के बाद इसे संसद पूर्ण बैठक के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। ठीक है भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन कहता है एक धर्म को अपनाने, अभ्यास या प्रचार करने के अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हैं? तो आर्टिकल जो 25 है उसमें हमें धर्म कोई भी धर्म अपना सकते हैं। देखो आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 क्या कहता है? एक धर्म को अपनाना, किसी भी धर्म को अपनाना, उसका अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, प्रचार करना, उसका प्रचार करना अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। ये स्वतंत्रताएं सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के अधीन है। यह अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 39 कहता है एक ग्रह क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु की कक्षा में वह स्थान जहां से वह सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है उसे डैश कहते हैं? तो नक्षत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नक्षत्र कहते हैं। एक ग्रह है या क्षुद्र ग्रह है या धूमकेतु है कि कक्षा में वह स्थान जहां से वह सूर्य से सबसे अधिक दूर होता है उसे नक्षत्र मतलब कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। अंतरिक्ष में नक्षत्रों की संख्या 27 है। टोटल कितने कॉन्स्टिलेशंस हैं? 27 हैं। ठीक है। उसके बाद है पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो 1980 में। कब आयोजित की गई थी? 1980 में की गई थी। पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप वर्ष 1980 में आयोजित की गई थी और इसे वर्ष 1982 में 9वें एशियाई खेलों नई दिल्ली में एक प्रदर्शन खेल के रूप में शामिल भी किया गया था। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 41 कहता है भारतीय योजना के पहले ब्लूप्रिंट का प्रस्ताव देने का श्रेय दिया जाता है। जो भारतीय योजना है वो किसको दिया जाता है? एम विश्वेश्वरैया को। ठीक है। भारतीय योजना का प्रथम ब्लूप्रिंट प्रस्तावित करने का श्रेय लोकप्रिय सिविल इंजीनियर और मैसूर राज्य के पूर्व दीवान एम विश्वेश्वरैया को दिया जाता है। 15 सितंबर का दिन अभियंता दिवस इंजीनियर्स डे उन्हीं की स्मृति में मनाया जाता है। आपको याद रह जाएगा कि भाई इंजीनियर डे कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 स्थापित की गई है? तो वो की गई है ब्रह्मपुत्र नदी पर। अब देख लो। नेशनल वाटरवे 1 प्रयागराज से हल्दिया, गंगा, भागीरथी, हुगली नदी तंत्र 1620 किलोमीटर। नेशनल वाटरवे 2 सदिया से धुबरी, ब्रह्मपुत्र 891 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद है जो 2022 का शीतकालीन ओलंपिक खेल हुआ था उसकी मेजबानी करने के लिए किसे चुना गया था? तो वो चुना गया था बीजिंग को। 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए चीन की राजधानी बीजिंग को चुना गया। बीजिंग ओलंपिक खेलों के ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों संस्करणों की मेजबानी करने वाला विश्व का पहला शहर है। ठीक है। दोनों को एक साथ मेजबानी करी है तो पहला शहर कौन हो गया? बीजिंग, चाइना। ठीक है भाई। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पूर्वगामी नदी नहीं है? तो सिंधु नदी पूर्वगामी नदी नहीं। जो नदी हिमालय से भी पुरानी है उसे पूर्वगामी या पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। सिंधु, सतलुज, गंगा, सरयू, अरुण, कोसी की एक सहायक नदी, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र पूर्वगामी नदियों के उदाहरण हैं जो महान हिमालय के ऊपर से निकलती हैं। ठीक है।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन कहता है जो इलेक्ट्रोड है और जो इलेक्ट्रोलाइट है के बीच विकसित होने वाले विभवांतर को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोड विभव। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। बात करूं अगर मैं डीपीएसपी की, देखो हमने पहले पढ़ा भी है। डीपीएसपी क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख संविधान के भाग 4 में है। अगर आपसे संविधान पूछा जाए भाग 4, अनुच्छेद पूछे जाए 36 से 51, कहां से लिए गए हैं? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है गोलाकार दर्पण या लेंस के केंद्र अथवा वक्रता केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को डैश भी कहा जाता है, तो मुख्य दूरी भी कहा जाता है। गोलाकार दर्पण या लेंस के केंद्र अथवा वक्रता केंद्र के माध्यम से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को मनुष्य दूरी कहा जाता है। यह एफ अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। उसके बाद है भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का। तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? देखो टोटल 2 लड़ाई हुई थी। पहली लड़ाई हुई थी 1191 में, बैटल ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुई थी? 1191 में। सेकंड बैटल हुआ था 1192 में। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में तराइन के पास मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। देखो पहला जो युद्ध हुआ था तराइन का, उसमें पृथ्वीराज जीतता था, मोहम्मद गोरी हारा था। लेकिन दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत गया और पृथ्वीराज को हरा दिया था। ठीक है, और कुछ दिनों बाद उनकी हत्या कर दी गई। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो भारी उद्योग और पूंजीगत सम्मान। अगर मैं बात करूं प्लानिंग कमीशन की पंचवर्षीय योजना की, 1951 में शुरू हुई, 1951 से 1956 तक पहली थी, 1956 से 1961 तक दूसरी थी। अब एक बार पढ़ लेते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो सेकंड प्लानिंग कमीशन था को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1956 से 1961 की अवधि के लिए बनाया गया था। यह वर्ष 1953 में बनी पीसी महालनोबिस मॉडल, जो पीसी महालनोबिस था पहली का था, हैरोल्ड डोमर मॉडल दूसरी का था, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य उद्योग विशेषकर भारी उद्योग और पूंजीगत सम्मान था। इस योजना को एक बंद अर्थव्यवस्था माना जा सकता है क्योंकि इस योजना का मुख्य लक्ष्य पूंजी संसाधन के आयात पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना था। उसके बाद है आज का अपना लास्ट क्वेश्चन नंबर 50। एंजियोस्पर्म में अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा करने की घटना को डैश कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है पॉलीएम्ब्रोनी। क्या कहा जाता है? पॉलीएम्ब्रोनी कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा 10 जनवरी की पहली शिफ्ट का भी पेपर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज को सब्सक्राइब करें। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज पर मिल जाएगी। धन्यवाद।